Hello everyone, how are you guys? I really hope you all are doing well, preparing well, and now it's the time for the new topic. आज का जो टॉपिक है वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें इतनी कन्फ्यूजन रहती है बहुत ज़्यादा। तो आज हम सारी कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ज़रूर एंड तक वीडियो देख लीजिएगा। और बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करने वाली हूँ, बहुत लिमिटेड टॉपिक्स हैं, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर का ही एक पार्ट है। तो फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, असल में आपने नोटिस किया होगा, मान लो बाल्टी है एक भरी हुई, यू हैव अ बकेट जिसमें आपने ऊपर तक पानी भरा हुआ है। अगर अब आप उसके अंदर कुछ भी, आप मग भी डालोगे ना, अगर आप मग भी डालोगे तो पानी बाहर निकलेगा, राइट। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने एक रिलेशनशिप बताई बायंट फोर्स की। देखो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपने, मैं बोल रही हूँ, आपने ऊपर तक भी बाल्टी नहीं भरी हुई है, आपने जो अपनी बकेट है वो ऊपर तक नहीं भरी हुई है, आपने 3/4 बकेट भरी हुई है यहां तक। अगर आप इसके अंदर मग डालने की कोशिश करोगे ना, बिल्कुल अपने हाथ से इसको बॉटम पे ले जाओगे मग को और हाथ हटा लोगे, वो मग ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी किसी लिक्विड में या गैस में अगर आप कोई चीज अंदर दबाने की कोशिश करते हो तो वो लिक्विड या गैस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है जिसको बायंट फोर्स या उत्प्लावन बल बोलते हैं, ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने एक रिलेशनशिप बताई कि जब भी आप किसी चीज को किसी लिक्विड के अंदर डुबाओगे, कोशिश करोगे कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर डुबाऊं, तो दो चीजें होंगी, एक तो बायंट फोर्स लगेगी और एक कुछ पानी बाहर निकलेगा। अगर पानी बाहर नहीं भी निकलेगा तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां तक पानी, अगर आप मग डाल रहे हो अंदर, तो पानी का लेवल मान लो अब यहां तक हो गया। तो लिक्विड, भाई अगर आप इसके अंदर मग डाल रहे हो तो मग ने कौन सी जगह घेरी होगी? जहां पे पहले पानी था, तो पानी को तो आपने अपनी जगह से हटाया है ना। अगर ये ऊपर तक भरी हुई थी बकेट तो पानी बाहर निकलता, तो लिक्विड तो डिस्प्लेस होगा, जो तरल पदार्थ है वो तो विस्थापित होगा, चाहे वो बकेट में ही ऊपर लेवल बढ़ा दे या वो बाहर निकल जाए। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने इन दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप बताई कि जब भी आप इसके अंदर किसी चीज़ को डुबाने की कोशिश करोगे, एक तो लगेगा बायंट फोर्स, उत्प्लावक बल, और एक वो जो लिक्विड है वो डिस्प्लेस होगा, वो विस्थापित होगा, चाहे वो बाहर निकल जाए यहाँ पर या फिर वो यहाँ पे हाइट बढ़ा दे। तो इन दोनों चीजों के बीच में आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने रिलेशनशिप बताई थी। इस प्रिंसिपल के अनुसार, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, जब भी किसी वस्तु को किसी तरल में या तो पूरा डुबाने की कोशिश करोगे या आधा अधूरा आंशिक रूप से डुबाने की कोशिश करोगे, इस पे बायंट फोर्स लगेगी और वो बिल्कुल बराबर होगी जितना लिक्विड बाहर निकलेगा उसके। हमेशा ध्यान रखना। देखो ये चीज बहुत आसान है। ये 7 किलो का कोई ऑब्जेक्ट था, आपने इसको अंदर डुबाया तो एकदम से 2 किलो की बायंट फोर्स लगी। अब क्या था ना कि जैसे आपने इसको डुबाया तो पानी भी बाहर निकल गया, तो अगर आप उस पानी का वेट करोगे ना, वो भी 2 किलो आएगा। तो ये था आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को अंदर डुबाने की कोशिश करोगे, पहली बात तो वो लिक्विड बायंट फोर्स लगाएगा, उत्प्लावक बल लगाएगा, और दूसरा लिक्विड भी डिस्प्लेस होगा, वो जो तरल पदार्थ है वो भी विस्थापित होगा। तो दोनों का जो मास है, जो वेट है, वो बिल्कुल बराबर होगा। सिंपल, ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इनफैक्ट ये प्रिंसिपल की वजह से हम बहुत सारी चीजें हम देख पाए हैं, क्योंकि हर चीज का ना फिक्स है कि अगर मैंने इस लिक्विड के अंदर ये चीज डुबाई है तो इतना फोर्स, मतलब जैसे दूध की अगर मैं बात करूं तो दूध कितना बायंट फोर्स लगाता है, कितना उत्प्लावक बल लगाता है, फिक्स है। अगर मैं बात करूं मरकरी कितना बायंट फोर्स लगाता है, वो फिक्स है। तो हम प्योरिटी चेक कर सकते हैं। मान लो मिल्क है हमारे पास, हमने कोई ऑब्जेक्ट उसमें इमर्स किया, डुबाया, तो वो उतनी बायंट फोर्स नहीं लगा रहा जितनी उसकी फिक्स है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि वो मिल्क प्योर नहीं है। तो ये प्रिंसिपल का यूज, इस सिद्धांत का उपयोग हम बहुत सारी चीज़ों की प्योरिटी चेक करने में इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज़, अच्छा दूसरा हम किस चीज़ में इसको इस्तेमाल करते हैं? रिलेटिव डेंसिटी पता लगाने में, सापेक्ष घनत्व को पता लगाने में। और ये रिलेटिव डेंसिटी है क्या? ये बहुत आसान सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है कोई भी चीज़, अगर बिल्कुल मैं आपको बेसिक लैंग्वेज में समझाऊं, कोई भी चीज पानी के कंपैरिजन में कितनी भारी है, पानी से कोई चीज कितनी भारी है, इसका फॉर्मूला भी होता है
डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, उस वस्तु का घनत्व अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसलिए आप यूज करते हो। इसमें आप हाइड्रोमीटर से आप किसी भी चीज की, किसी भी लिक्विड की डेंसिटी निकाल सकते हो, वो इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। लैक्टोमीटर्स किस लिए यूज करते हैं? हम दूध की शुद्धता को देखने के लिए, वो इस सिद्धांत पे काम करते हैं। इसके अलावा सबमरीन शिप हम बनाते हैं, राइट, तो उनका स्ट्रक्चर, कितना वेट होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए, वो भी हम इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रख के बनाते हैं, क्योंकि हमको ऐसा चाहिए होता है कि वो डूब भी जाए। सबमरीन है, पानी में डूब भी जाए पर वो वापस ऊपर भी आ जाए, समझ रहे हो? तो वो सब कुछ हम इसी प्रिंसिपल को यूज करके हम लोग बनाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों। When does an object float or sink in a liquid? कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी लिक्विड में डूबेगा कब और तैरेगा कब? सुनो, एक ऑब्जेक्ट डूब जाएगा अगर या तो ये उस लिक्विड से भारी होगा, इसका जो घनत्व है, इसकी जो डेंसिटी है वो पानी से भारी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है। अब पानी का मतलब इस पूरे पानी की बात नहीं कर रही हूँ। अगर मैंने ये नेल, आयरन नेल थी, ये लोहे की कील थी, और मैंने ये सिर्फ यहाँ पे डाली है, तो ये सिर्फ इतने पानी से देखेंगे हम, जो इसके नीचे का पानी है। तो अगर इसकी डेंसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है तो वो डूब जाएगा। दूसरा, देखो होता क्या है, जब आप डुबाते हो तो बायंट फोर्स लगती है ना, तो नीचे लगने वाली फोर्स ज्यादा है, यानी जो वेट वाली फोर्स है, वजन वाली फोर्स नीचे की तरफ लगती है ना, अर्थ की तरफ, वो ज्यादा है, और बायंट फोर्स, उत्प्लावक बल कम है। तो ये कम है, मान लो ये 10 जूल की फोर्स लग रही, 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, ये 2 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो ऑब्जेक्ट नीचे ही जाएगा ना। तो दो केसेस हैं जब ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। पहला, जब उसका घनत्व द्रव से भी अधिक होगा, यानी उसकी डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होगी। दूसरा, जब बायंट फोर्स जो है, जो लिक्विड लगा रहा है, वो कम होगी उसके वेट से। सिंपल। वो तैरेगा कब? तो सबसे पहले या तो दोनों की डेंसिटी बराबर, दोनों का घनत्व तो बिल्कुल बराबर है। अगर बराबर है तो ये ऐसे तैरेगा, जहां सरफेस होगा उस लिक्विड का, उसके अंदर अंदर तैरेगा। या फिर जो बायंट फोर्स है वो बिल्कुल बराबर हो उसकी वेट वाली फोर्स के। ये वेट वाली फोर्स थी, उसके वजन वाली फोर्स थी। अगर ये 10 न्यूटन है तो ये भी 10 न्यूटन हो, ये तब भी तैरेगा। और एक और तरीके से भी तैर सकता है, और जब वो तैरेगा तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ तैरेगा, इस तरीके से। जब ये बहुत हल्का हो लिक्विड से, जब इसकी डेंसिटी बहुत कम हो तरल की डेंसिटी से। दूसरा, जो बायंट फोर्स है वो बहुत ज्यादा हो वेट से, मान लो वेट 10 न्यूटन है और ये 20 न्यूटन है, तो ये बिल्कुल ऊपर आकर तैरेगा, ना कि बिल्कुल सतह पर तैरेगा, इस तरीके से। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। तो यहां से एक चीज समझ में आई आपको कि कोई भी चीज तैरेगी कब। देखो, आपने किसी लिक्विड में अगर आपने ऑब्जेक्ट डाला है, उसका वेट लगता है नीचे की तरफ, उसका वजन लगता है नीचे की तरफ, और वजन का फॉर्मूला होता है mg, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द्रव्यमान गुना गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। बायंट फोर्स लगती है ऊपर की तरफ, मैंने एरो ऊपर बनाया पर यहीं पर लगता है ये ऊपर वाला एरो, ठीक है। जब ये दोनों बराबर होंगे तब तैरेगा, जब ये ऊपर वाला ज्यादा होगा, ये कम होगा, तब भी तैरेगा। लेकिन अगर ये नीचे वाला ज्यादा होगा, वेट वाला ज्यादा होगा, तो ये डूबने लग जाएगा। तो इधर और उधर ये तैर रहा है, इसमें डूब रहा है। जब आप पीडीएफ में देखोगे आपको समझ आ जाएगा, अभी बहुत ज्यादा ब्राइट शो हो रहा है जैसा मुझे दिख रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, प्लवन का सिद्धांत क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कब कब तैर सकता है, तो प्लवन का सिद्धांत उसको बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग एक ऑब्जेक्ट तभी तैरेगा अगर उसका वजन बराबर होगा जितना लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया है। लिक्विड डिस्प्लेस क्यों किया? क्योंकि वो किसके बराबर था? बायंट फोर्स के। तो अगर ये दोनों फोर्स बराबर होंगी तब वो तैरेगा। कम होगी फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अगर वेट कम होगा फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर ये बराबर भी होंगी तब से तैरना शुरू कर जाएगा। तो आपको यहाँ 3 चीजों के बीच में रिलेशनशिप पता लग गई। जो वेट है अगर वो इक्वल है बायंट फोर्स के, उत्प्लावक बल के, और बायंट फोर्स किसके इक्वल होता है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, विस्थापित तरल के वजन के। और ये किसका है? ये है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट।
अगर ये तीनों चीज इक्वल हो जाएंगी तो जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा, वो तैरने लगेगा। सिंपल। हाउ डज अ सबमरीन सिंक? पनडुब्बी कैसे डूबती है? असल में अंदर से खोखली होती है ना, तो कैसे डूबती है? असल में पनडुब्बी में, सबमरीन में टैंक बनाए जाते हैं, खोखले होते हैं, तो जब उसको अंदर डूबना होता है वो टैंक के दरवाजे खुल जाते हैं, उनमें पानी भर जाता है। अब क्या है, उसका वजन बढ़ गया सबमरीन का, उसकी डेंसिटी, घनत्व बढ़ गया, वो अंदर डूब जाएगी। लेकिन जब उसे ऊपर आना होगा वो फिर से टैंक के दरवाजे खोल देगी, अंदर वाला पानी बाहर निकाल देगी, उसको बिल्कुल खाली कर देगी और वो खोखला हो जाएगा अंदर से और वो हल्के होने की वजह से वापस ऊपर आ जाएगा। सिंपल। सबमरीन सी में डूब जाती है क्योंकि उसके पास जो बायंसी टैंक होता है, उछाल टैंक में पानी भरती है और डूब जाती है। और जब उसको ऊपर आना होता है तो अपना वजन कम करने के लिए उत्प्लावन टैंक से पानी बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट, शिप कैसे फ्लोट करता है? जहाज कैसे तैरता है? लोहे का बना हुआ है, लोहे की कील तो डूब जाती है, आयरन नेल तो डूब जाती है, पर पूरा का पूरा शिप तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से खोखला होता है। इट इज अ होलो ऑब्जेक्ट। ये बिल्कुल खोला, एक खोखली वस्तु है जिसमें अंदर हवा भरी होती है, जिसकी वजह से इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम हो जाता है और जहाज पानी में तैरता है। हाउ डज अ बोट फ्लोट इन वाटर? जो नाव है वो पानी में कैसे तैरती है? तो जब नाव को आप पानी में डालते हो तो वो पानी को थोड़ा सा विस्थापित करेगी, पानी हल्का सा हटाएगी। बायंट फोर्स लग रहा है, वेट नीचे की तरफ लग रहा है। जैसे ये दोनों बिल्कुल इक्वल हो जाएंगी, या मैं ये कहूं कि जैसे ही उसका वेट, वो जो पानी उसने बाहर निकाला उसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये और बायंट फोर्स, उत्प्लावक बल बराबर होता है, जैसे ही वो बराबर हो जाएगा वहां पे वो तैरना शुरू कर देगी। सिंपल। देखो, जैसे ही बोट को पानी में डालोगे ज्यादा से ज्यादा पानी हटना शुरू हो जाएगा पानी में से। ये पानी था, अब आपने यहाँ पे बोट डाल दी तो यहाँ वाला जो पानी था जो इतने हिस्से में होगा, ये पानी डिस्प्लेस हुआ ना, ये पानी ने अपनी जगह छोड़ी है ना, तो जितना ज्यादा पानी हटेगा, उसका जितना वजन हटेगा उतनी ज्यादा बायंट फोर्स लगती है। मैंने आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल में बता दिया था। तो जैसे ही बोट अंदर डूबनी बंद हो जाएगी, जैसे ही बायंट फोर्स बराबर हो जाएगी वेट के बायंट फोर्स अगर बराबर हो गई तो ये तैरना शुरू कर देंगी। चलिए फटाफट से क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर? सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी क्या है? देखो, मैंने आपको अभी रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बताया था ना, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर ये पूछा है आपसे, तो मैं आपको यही बोलना चाह रही हूं। देखिए, सॉरी, जो सिल्वर रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है कि कोई भी चीज पानी के कंपैरिजन में कितनी भारी है, तो ये लर्न करनी पड़ेगी। सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी होती है 10.8। अच्छे से लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ अ ग्लास बॉटल इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, सील्ड विद अ लिड एंड पुट इनटू फ्रीजर? अगर आपने कांच की बॉटल ली, ऊपर तक पानी से उसको भर लिया, ऊपर तक, और आपने ढक्कन लगा दिया और फ्रीजर में रख लिया, तो क्या होगा? पहली बात तो अगर आप पानी रख रहे हो तो हम ऊपर तक नहीं भर के रखते, हल्का सा नीचे तक भर के रखते हैं, राइट? तो अब ऑब्वियस सी बात है, क्यों? क्योंकि जब पानी फ्रीज होता है, जमता है, तो वो उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, उसका आयतन बढ़ जाता है। तो अगर आपने ग्लास की, कांच की बोतल को ऊपर तक पानी से भर दिया, ढक्कन लगा दिया, फ्रीजर में रख दिया, तो होगा क्या? जब पानी बर्फ में बदलेगा तो वो फट जाएगी। सिंपल। इवेंचुअली द आइस विल बर्स्ट द ग्लास बॉटल। लैक्टोमीटर्स किस काम आ रहे थे? दूध की शुद्धता को नापने के लिए। तो वो ये बोल रहे हैं, दूध की शुद्धता को नापने के लिए जो लैक्टोमीटर्स हम इस्तेमाल करते हैं, या हाइड्रोमीटर्स जो किसी भी तरल पदार्थ की डेंसिटी, घनत्व देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो किस प्रिंसिपल पर आधारित है, वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो है आर्किमिडीज सिद्धांत पर। ये आपने वहीं पढ़ा था, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो, ये था आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एसएससी के रिगार्डिंग सबसे पहले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आपको मैं बता दूं कि प्रॉपर फाउंडेशन बैच, जिसमें एक भी टॉपिक मिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो अपडेट हो रहा है रेगुलरली। वो करने के लिए साइंस का या जनरल अवेयरनेस का कंप्लीट बैच अवेलेबल है, जिसमें पॉलिटी,
आपकी करंट अफेयर्स, सभी हिस्ट्री वगैरह सब आपको मिलेंगे कंप्लीट जनरल अवेयरनेस के बैच में। तो आप आज ही RBE एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं और बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसी के साथ अलग अलग सब्जेक्ट्स के बैच भी अवेलेबल हैं, जैसे मैथ्स का द्रोणाचार्य बैच है, रीजनिंग का हैप्पी राव सर का बैच है, इंग्लिश का अमन त्रिवेदी सर का 02 हीरो बैच है, तो आप उनमें भी एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं तो हमारा ऑफिसर बैच है जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलेगा फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन ऑफ ऑल दीज एग्जाम्स। आपके लिए RBE की वेबसाइट जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहां पर विजिट करके आप थाउजेंड्स ऑफ फ्री टेस्ट को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन को इवेलुएट कर सकते हैं। इसी के साथ YouTube पर भी हमने प्लेलिस्ट बना दी है, तो मेक श्योर टू check out the playlist so that you don't miss out on any video. This is it guys, we will meet again in the next video with a new topic. Till then, have a good day and goodbye.